प्यारे बच्चों, आज कक्षा 6 का पहला पाठ इतिहास का कैसे पता करें कब क्या हुआ, इतिहास जानने के स्रोत को पढ़ेंगे। और जो हमारे पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था इतिहास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई। तो इतिहास संस्कृत के 3 शब्द इति, ह और आस से मिलकर बना है, जिसका इति का अर्थ होता है ऐसे ही, और ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का होता है था, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था इतिहास का अर्थ होता है। तथा अंग्रेजी के शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जो एक ग्रीक लेखक थे। इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए उस काल के कुछ निश्चित साधनों जैसे औजार, जीवाश्म, बर्तन, पात्र, भोजपात्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण तथा तत्कालिक साहित्य आदि की मदद लेते हैं, और इन साधनों को ही इतिहास जानने का स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो कुछ हमें पुरानी चीज़ें जाननी होती है, तो उसके लिए दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। और अब सोचो कि अगर हमें आज से हजारों वर्ष पूर्व की रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। तो हजारों वर्ष पहले लोगों के बारे में जानना हो तो उसके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास अतीत से प्राप्त तथ्यों और साधनों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये बॉक्स में हमें जो दिया हुआ है, पुरातत्ववेत्ता प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में नई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उस सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय पहला जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। और वह समय
जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होता है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है तो उस काल या समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे फलकों, टुकड़ों पर भी लिखते थे। आरंभ में मानव ने अपने भावनाओं के चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों को उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेत प्रतीक में बदलते चले गए और लिपि का आविष्कार हुआ। इसीलिए आरंभिक लिपियाँ चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती है, जैसे चीनी लिपि, मिस्र की लिपि, संध्या लिपि आदि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जिससे हम प्राचीन काल की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख, ये सब चीज़ें जो है हमें प्राप्त होती है। फिर प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालिक लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत, साधन इस प्रकार है। पुरातात्विक स्रोत, जो अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत में है अभिलेख। यह अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ये है हमारा अशोक के स्तंभ, जो हमें बताता है कि कर के रूप में रुम्मिनदेई अभिलेख है जो बताता है कि उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यह अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जिसे अभी हम बॉक्स के रूप में देखें। ये ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि। और अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है, तो इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसमें देखते हैं हम कि यहाँ पर इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक में अभिलेख, सिक्के और मुहरे आते हैं और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक, धर्मेतर, विदेश यात्रियों के द्वारा वर्णन किए गए जो भी हमारे पास सामग्री है उसके माध्यम से इतिहास को जाना जाता है। अभिलेख से क्या, सिक्के और मुहरें। प्राप्त सिक्कों से तत्कालिक शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्के की धातुओं से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये जो हमें सिक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमें सिक्का दिखाई दे रहा है ये हमें इसमें देख रहे हैं
कि ये गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त है प्रथम को इस सिक्के पे घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार के सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या क्या पता कर सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक में लिख करके बताइए। हड़प्पा कालीन मुहरें मेसोपोटामिया से मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया इराक से होता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर का निर्माण, योजना, जल निकासी प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ से हमें साक्ष्य मिल जाते हैं। आप अपने बुक पे देख सकते हो। सारनाथ का स्तूप, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्यिक स्रोत इसमें ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टे पर लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे धार्मिक साहित्य है वेद, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। धर्मेतर साहित्य में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जो है इंडिका, यात्रा विवरण फोक्यू की है और यात्रा विवरण सीयू की। और इन जैसे वेद रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि और वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं कौटिल्य और जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, कल्हड़ है राजतरंगिणी का। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज यूनानी राजदूत है। यात्रा विवरण फोक्यू की फ्यान चीनी यात्री था और यात्रा विवरण सियूकी के श्वेन सांग वेंगसांग चीनी यात्री था एक। और यह किस काल में लिखा गया है, तो हमारे जो साहित्य में धार्मिक साहित्य जो है वेद, पुराण, रामायण जो भी, तो इसमें वैदिक कालीन विवरण में महाकाव्यकालीन समाज के विषय में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का विवरण है। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है कल्लड़ में। इसी प्रकार मेगस्थनीज में चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक मिलती है। चीनी यात्री फ्यान द्वारा जो लिखा हुई बुक है फोक्यू की यात्रा विवरण, वो गुप्त काल से संबंधित है। तथा सियूकी की हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण मिलता है। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है।
इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण करें जिनसे समरसता शांति को बढ़ावा मिले। कौन पहले कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। तो इसमें इस चित्र को देखिए। किसी भी पुरातत्व में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास ही जमा होते रहते हैं। आप अपने गांव में देखिएगा, अगर किसी का पुराना घर तोड़ करके नया घर बन रहा होगा तो पुराने घर के जो मलबे निकलते हैं वहीं अगल बगल में कहीं लोग दबा देते हैं, यानी वहीं बैठा देते हैं और उसके ऊपर से नई मिट्टी डाल करके और वहाँ पे अपने घरों का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें पता चलता है कि ये कब का कौन सा सामान है। तो टूटे फूटे सामान कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसीलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों से लिया जाता है। यानी ये यहाँ पे जो सबसे नीचे का ये चौथा स्तर है ना, ये सबसे पुराना होगा और पुराने से ये नए की तरफ में बढ़ता है। यानी जो सबसे ऊपरी सतह है ये हमारा क्या होगा, सबसे नया है। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, सबसे पुराना ये चौथा नंबर वाला होगा। तो इस प्रकार पुरातत्ववेत्ता ज़मीन की खुदाई करने के बाद इसका अध्ययन करते हैं। अब आते हैं इतिहास में तिथियाँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती है और कुछ ईसा ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है कि ईसा मसीह धर्म के प्रवर्तक थे के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्दों एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप क्या होता है, तो स्तूप शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। पूरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे ही पाया जाता है। और जैसे छोटी छोटी जानकारी, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व के सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। फिर ये शब्दावली संग्रह है। फिर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।